जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। जी सुनाएँ घर में सब खैरियत है? क्या चल रहा है आजकल? रमज़ान कैसे जा रहा है आप सब लोगों का? और बताएँ जी, कल कितने लोगों ने काम किए? कल वाला काम जो मैंने आपको असाइन किया था, आप बता दें ताकि टाइम से हम शुरू कर सकें। अच्छा जी। जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई कल वाले काम में? आनी तो नहीं चाहिए मेरे ख़्याल में। जल्दी से बता दें, वो जो मैंने आपसे कहा था कि 5 स्टोर्स आपने देख के लाने हैं। हर बच्चा कमेंट बॉक्स में बताए कि वो 5 स्टोर्स उसने कौन-कौन से देखे हैं। सिर्फ़ नेम बताएँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मैंने आप लोगों की गिग्स भी चेक की हैं और मैंने हर गिग के नीचे वो जो इम्प्रूवमेंट्स आने वाली थी, वो मैंने मेंशन की हैं। आप क्लासरूम में जाके वो कमेंट्स भी देख लीजिएगा। वन बाय वन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें वो 5 स्टोर्स के नेम। जी, सारे लोग बताएँ। और एक्स्ट्रा आपने क्या देखा है? मैंने आपसे ये भी कहा था कि क्लास में आप लोगों ने जो कुछ मैंने डिस्कस किया था, उसके अलावा भी आपने एडिशनली कुछ ना कुछ देख के लाना है। क्या कुछ आपने देखा अपनी तरफ से? बताइएगा मुझे वो भी। बाकी लोग भी बताएँ जी, जिन लोगों ने स्टोर्स को देखा है, वो कमेंट बॉक्स में बताएँ ताकि पता चले कितने लोगों ने कल वाला काम देखा है। तो अच्छा, मैं आपसे कुछ नेम्स शेयर करता हूँ। जिन बच्चों ने कल वीडियो तो देखी है लेकिन उन्होंने गूगल फॉर्म के थ्रू अटेंडेंस नहीं लगाई, ठीक है? पहले की तरह कल के लेक्चर में भी ऐसे हुआ है, तो मैं नेम लेता हूँ, आप लोग अगर उनमें से आपका कोई नेम हो तो आप अटेंडेंस लाज़मी लगा लें, ठीक है? जिन बच्चों ने कल अटेंडेंस नहीं लगाई गूगल फॉर्म के थ्रू, उनके नेम्स ये हैं: अली हैदर, अनीला असलम, असद इरफ़ान, फ़हीम असलम, फैसल, इशफ़ाक, हमज़ा यकूब, हारून ताहिर, हसन रज़ा, मोहसिन, मोहम्मद काशिफ़ रहीम, मोहम्मद महमूद आलम, मोहम्मद सुहेल शफ़ी, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद उमैर अकरम, मोहम्मद यूसुफ़, ठीक है?
ज़रियाब ज़िया, इब्तिसाम सालिक, मोहम्मद हुमायूं नसीम और शहराज अहमद। ये वो लोग हैं जिन्होंने वीडियो तो देखी है लेकिन गूगल फॉर्म के थ्रू अटेंडेंस नहीं लगाई। ठीक है, तो यार अगेन वही बात है कि आप लोग अटेंडेंस लगाया करो, और अभी सबसे पहले आप अटेंडेंस लगा लो गूगल फॉर्म के थ्रू, उसी लिंक के थ्रू जो कि सर अखिल ने शेयर किया हुआ है। अच्छा जी, बाकी लोग भी बताएं जिन्होंने कुछ मज़ीद देखा है। हारून ताहिर, आपने कल अटेंडेंस नहीं लगाई। जिया नाज, मैंने अगर तो आपने गूगल क्लासरूम के अंदर अपनी गिग को अपलोड किया है प्रोफाइल को, तो मैंने वहाँ पर कमेंट किया है हर गिग के नीचे। तो कोशिश किया करें कि ये वाला जो काम है ना, ये क्लासरूम में आप अपलोड कर दें, तो ये क्लास के बाद या क्लास से पहले ये वाली चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। आपने गूगल क्लासरूम में अपनी जो प्रोफाइल है उसका लिंक आपने शेयर करना है, और बाकी लोग भी यार देखा करो। मैंने देखा है कि किसी का भी कमेंट नहीं आता, ये बड़ी बुरी चीज़ है। एज ए सोसाइटी ये हमारे अंदर ये चीज़ घुसी हुई है कि भाई जहाँ अपना फ़ायदा हो सिर्फ वही काम करना है। ठीक है, जहाँ पर अगले का फ़ायदा हो रहा हो अपना टाइम लगा के वो हम काम कभी भी नहीं करते। इनफैक्ट के वैसा करने से भी एक्चुअली आपका ही फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये लर्निंग इन्वायरमेंट आपको बनाना चाहिए। मैंने आपसे डे वन भी कहा था कि आप लोग कोशिश करें कि कम्युनिटीज़ में आप लोग जाओ। ठीक है, आप इन हों, स्टैक ओवरफ्लो पे आप प्रोफाइल बनाओ, लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स करो। ठीक है, अपना टाइम लगा के जो लोग आंसर्स करते हैं वो पागल नहीं है। ठीक है, एक्चुअली उनको फायदा होता है तो इसलिए वो आंसर्स कर रहे होते हैं आपके स्टैक ओवरफ्लो पे जाके आपके क्वेश्चंस के। तो क्लासरूम में कभी प्रोफाइल अपलोड करता है या कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर किया करो उसमें। ठीक है, ये लर्निंग इन्वायरमेंट आप बनाओ, अपनी नेचर चेंज करो अगर आपने प्रोडक्टिव बनना है और अगर आपने चीज़ें सीखनी है। अच्छा, मैं आपसे वो शीट शेयर कर देता हूँ। तो जिन बच्चों का नाम है उसमें तो देख लीजिए और एहतियात किया करो, आप लोग अटेंडेंस लगाया करो रोज़ाना। ठीक है, इन वक्त मैंने कल भी आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहा था कि लगाइएगा, फिर भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई। अच्छा जी, ये वो नेम्स हैं। ठीक है, जिन बच्चों के कल जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म के थ्रू अटेंडेंस नहीं लगाई। ठीक है, आप इस लिस्ट में अपना नाम देख लो अगर आपका नाम है तो, फिर मेक श्योर कि आप लोग आज के बाद रोज़ाना यार अटेंडेंस लगाया करो। ठीक है, तो इस तरह रोज़ाना बार बार आपसे कहना ये भी अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो आज की अटेंडेंस भी लगा लो, और आज के बाद रोज़ाना की बेस पे गूगल फॉर्म की जो अटेंडेंस है वो आप लगाया करो। ठीक है, ये लिस्ट है, इसमें देख लें अगर आपका नाम है तो आप देख लो, और अगर आपने अटेंडेंस लगाई है फिर भी आपका नाम है तब ये बता दो। ठीक है, ठीक है। जी आज मैं कर लूँगा, चेक कर लूँगा क्लासरूम में क्लास के बाद। आप लोगों ने आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि स्टैक ओवरफ्लो पे और बाकी कम्युनिटीज़ के अंदर, ठीक है? अ, और वैसे भी आप अपने इर्द-गिर्द भी देख लीजिएगा कि जो जितना अच्छा डेवलपर होगा, जो जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा किसी भी फ़ील्ड के अंदर, ठीक है? चाहे वो डेवलपर हो या डिज़ाइनर हो या कुछ भी, ठीक है? तो वो दूसरों की हेल्प जो है ना वो करता है बड़ा। ये आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, जो जितना एक्सपर्ट होगा, ठीक है? वो उतना ही ज़्यादा
दूसरों पे इन्वेस्ट करेगा अपना टाइम, ठीक है? तो ये नेचर अगर आपके अंदर भी होगी तो इनफैक्ट आप चीज़ें सीख रही होती हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से कोई पूछता है, जी हाँ जी, शॉपिफ़ाई में और वर्डप्रेस में फ़र्क क्या है, डिफ़रेंस क्या है? तो मैं अगर उसको बताऊँगा तो एक्चुअली सबसे पहले वो चीज़ें मैं खुद सुनूँगा, वो बातें सबसे पहले मेरे दिल पे असर करेंगी। मुझे पता होंगी तो वो मैं बोलूँगा, ठीक है? अगर मुझे नहीं पता होंगी तो मैं आंसर करते हुए वो क्वेश्चन मेरे ज़हन में पहले आएगा, ठीक है? लोगों के क्वेश्चन करने से भी आपको चीज़ें सामने आएँगी और आप रिसर्च करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? तो आप गिटहब पे चले जाओ, गिटहब पे अगर बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? तो लोगों की नेचर ये है कि भी प्रोजेक्ट्स बना-बना के अपलोड करना दूसरों के फ़ायदे के लिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपना टाइम निकाल के उसकी प्रॉब्लम को देखना और उसको अंडरस्टैंड करना और उसका सॉल्यूशन देना, ये लोग ऐसा करते हैं भई, ठीक है? तो एज़ अ कम्युनिटी हमारे अंदर ये चीज़ बड़ी लैक करती है, और इसी वजह से ही ये एक ये बहुत सारी रीज़न्स में से एक रीज़न ये भी है कि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमारी कम्युनिटीज़ नहीं है। हम कम्युनिटी वर्क बहुत कम करते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। अगर टेक्निकल गुरु फ़ेसबुक ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर करो, क्लासरूम में, ठीक है? अगर कोई पोस्ट करे, अगर कोई प्रोफ़ाइल लिंक या इन फ्यूचर बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे, तो अपना टाइम निकाल के आप लोग आंसर किया करो। अच्छा जी, ये वो नेम है जिनकी अटेंडेंस कल वाली जो है वो मार्क नहीं हुई। आप लोग मेक श्योर कि अभी सबसे पहले आप सारे लोग अटेंडेंस लगा लो। जितने लोग भी 35 लोग लाइव हैं अभी, तो आप लोग अटेंडेंस लगा लो गूगल फॉर्म के थ्रू। उसके फ़ौरन बाद ही हम काम शुरू करते हैं। कल जहाँ काम हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? और ये भी बताएँ कि कल कितने लोगों ने ये अकाउंट क्रिएट किया है, और जितना काम मैंने किया है, एटलीस्ट उतना काम कितने लोगों ने किया है? प्रोडक्ट्स, टाइटल और इमेज और डिस्क्रिप्शन, इस तरह की चीज़ कितने लोगों ने शॉपिफ़ाई का सेटअप और प्रोडक्ट्स को अपलोड किया जितना मैंने क्लास के अंदर करवाया है? अच्छा, जिस तरह आप पाबंदी के साथ कमेंट बॉक्स में लगाते हो ना अटेंडेंस, इसी तरह आपने वो लगानी है, बल्कि वो ज़्यादा आपने श्योरिटी के साथ वो वाला फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ये यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अगर आप नाम लिखोगे, वहाँ फॉर्म नहीं फिल करोगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ठीक है? यहाँ करो ना करो, गूगल फॉर्म में आपने अटेंडेंस ज़रूर लगानी है। जी। ज़बरदस्त। जी, जिन लोगों ने काम किया है, वो भी साथ में बताते रहें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना कल वाले काम में? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, चौधरी नसीर, हुमायूं नसीर, वो कल वाला ही लिंक है, सेम ही लिंक होगा, ठीक है? आपने उसके थ्रू ही लगानी है, और रोज़ाना की बेस पे वही लिंक होगा, सेम लिंक होगा, ठीक है? येस, नो के साथ बताया भी करें कि एक्चुअली आप क्या कहना चाह रहे हैं। अ, अब नो का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि भई हाँ, काम नहीं किया, ठीक है? या हो सकता है कि आपने नो इसलिए कहा है कि हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक हो गया जी। परमानेंटली आप डिलीट स्टोर को हाँ, कर सकते हो बिल्कुल। आप स्टोर को डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। चलें, हाँ, अगला आज का जो लेक्चर है वो हम देखते हैं। बाकी साथ में आप बताते जाओ कि आप लोगों ने काम किया या नहीं। अच्छा जी, कल हमने प्रोडक्ट को अपलोड करना देखा था, और उसमें हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन तक हमने काम किया था। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 250 कैरेक्टर्स आप किसी भी प्रोडक्ट के टाइटल में लिख सकते हो। 250 कैरेक्टर्स,
ठीक है, जो टाइटल है आपका वो 250 करेक्टर्स पे बेस कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ऑब्वियसली आपने इतना लेंथी टाइटल नहीं लिखना, इतना उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि गूगल के सर्च इंजन पे आपके जो टाइटल है वो कंप्लीट डिस्प्ले हो। ठीक है, तो अब जो अगला सेक्शन है वो है, उसमें हम मीडिया फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, मीडिया फाइल से मुराद के प्रोडक्ट की इमेजेस हम अपलोड करेंगे। तो आप शॉपिफाई में प्रोडक्ट को अपलोड करते वक्त किसी एक प्रोडक्ट के लिए 255 इमेजेस अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो शॉपिफाई पे एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट 250 टू 255, ठीक है, इतनी इमेजेस आप एक प्रोडक्ट की अपलोड कर सकते हो। इतनी इमेजेस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आएगी? ठीक है, तो ये आप देखा होगा आपने बहुत सारे स्टोर्स के अंदर कि एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस होती हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ से अली एक्सप्रेस में जाऊँ तो कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लो, तो हर प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस होंगी। फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ठीक है, बैक व्यू। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उनकी मल्टीपल इमेजेस होंगी। जितनी ज़्यादा इमेजेस आप दिखाओगे उससे सेटिस्फाई होगा। ठीक है, हर तरफ से आप उसकी इमेजेस बना के अपलोड कर दो। ठीक है, तो आप देखें, ये देखें एक वॉलेट है, तो उस वॉलेट की ये देखिए मल्टीपल इमेजेस हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट पोजीशंस पे इसको रख के उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, अंदर से खोल के भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो जो क्लाइंट देखना चाह रहा है, ठीक है, आपने वो सारी चीज़ें अपनी प्रोडक्ट की दिखानी है अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। जिस तरह ये वॉलेट था, तो वॉलेट को बाहर से भी दिखाया और अंदर से भी दिखाया। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अगर कोई शर्ट है, कोई गारमेंट्स की है, तो आप उसको जो है फ्रंट से दिखाओगे, बैक व्यू से दिखाओगे, तो आपको पता है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हो। तो ये चीज़ ज़हन में रखें शॉपिफाई के लिए कि जो वेरी फर्स्ट इमेज होगी आपकी, ठीक है, वेरी फर्स्ट जो इमेज होगी वो आपकी फीचर्ड इमेज कहलाएगी। फीचर्ड इमेज आपकी कहलाएगी जो पहली आपकी इमेज होगी। ठीक है, तो अच्छा, तो जो आपकी वेरी फर्स्ट इमेज होगी वो फीचर्ड इमेज कहलाएगी। और फीचर्ड इमेज से मुराद क्या है, अब ये आप देख लो। फीचर्ड इमेज से मुराद ये है कि जिस तरह अ, यहाँ अली एक्सप्रेस के होम पेज पे आपको ये सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये जैकेट है, ये वॉलेट है, ये अपर। तो ये अगर मैं जैकेट को अगले पेज पे देखूंगा तो इसकी बहुत सारी और भी इमेजेस होंगी। तो ये जो इमेज है ये फीचर्ड इमेज है जैकेट की। ये वॉलेट की ये जो इमेज है ये फीचर्ड इमेज है। इसी तरह बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो जिस तरह ये जॉगर है तो इसमें ये इसकी फीचर्ड इमेज है। अगर मैं इसको डिटेल में देखूंगा अगले पेज में, तो इसी की और भी इमेजेस होंगी। जिस तरह आप ये देख लो डिफरेंट कलर्स के अंदर, तो डिफरेंट इसके जो है ना वो पोजीशन में डिफरेंट इमेजेस होंगी। लेकिन जो पहली इमेज होगी, ठीक है, वो आपकी फीचर्ड इमेज कहलाएगी। शॉपिफाई में ये जो आपकी पहली इमेज है, ये शॉपिफाई ऑटोमेटिकली उसके डिफरेंट साइजेस बना देता है। डिफरेंट साइजेस से मुराद क्या है कि जिस तरह मैंने ये वॉलेट देखा, इस वॉलेट को मैंने यहाँ पर, ठीक है, आपकी ये जो इस पेज पे अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे ये जो वॉलेट है, ये प्रोडक्ट, इसकी ये इस वॉलेट की जो इमेज है वो इस पेज के ऊपर इसका एक खास साइज है आपके सामने। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब इस पेज के ऊपर इसका जो इमेज साइज है वो ज्यादा है। ठीक है, इमेज साइज इसका ज्यादा है। और अगर मैं इसी तरह यहाँ पर ऐड टू कार्ट करूंगा, मेरे लिए तो मुझे तो ये सबसे पहले कहेगा कि आप अकाउंट बनाओ। अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा, ठीक है, तो अगला पेज आएगा चेकआउट का पेज। तो वहां पर यही जो इमेज है इसका डिफरेंट साइज होगा। तो होम पेज के ऊपर एक ही इमेज का, फीचर्ड इमेज का स्मॉल साइज या मीडियम साइज कह लो,
ये आपका प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट पेज के ऊपर उसी इमेज का लार्ज साइज, और इसके बाद जब चेकआउट का पेज आएगा, ठीक है, तो उस पेज के ऊपर इसी प्रोडक्ट का, इसी इमेज का स्मॉल साइज होगा, ठीक है। तो डिफरेंट साइजेस हैं डिफरेंट पेजेस के ऊपर, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि जो भी आपकी फीचर्ड इमेज हो वो हाई क्वालिटी की हो। आप रेजोल्यूशन इसकी नोट कर लें सारे लोग, 2048 पिक्सल क्रॉस 2048 पिक्सल, ठीक है। जो रिकमेंडेड साइज है प्रोडक्ट की इमेज का वो है 2048 क्रॉस 2048, मतलब कि 2048 पिक्सल इन विड्थ एंड इसी में आपकी जो है ना वो हाइट होनी चाहिए स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। तो इमेजेस जो आपने अपलोड करनी है प्रोडक्ट्स की वो आपकी स्क्वायर फॉर्म में हो, ठीक है। जो मैक्सिमम साइज है इसका, मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन है वो है 4472 क्रॉस 4472, मतलब ये कि आप प्रोडक्ट की जो इमेज है उसका जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 4472 क्रॉस 4472 पिक्सल्स तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रिकमेंडेड क्या है, वो है 2048 क्रॉस 2048, और 20 MB से ज्यादा की जो इमेज है वो आप अपलोड नहीं कर सकते। अगर फाइल साइज 20 MB से ज्यादा होगा तो वो इमेज अपलोड नहीं होगी। हाँ, और अगर रेजोल्यूशन 4472 क्रॉस 4472 पिक्सल से ज्यादा होगा तो भी आपकी इमेज जो है ना वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस रखें। आपको पता है कि ये जो चीज़ है ये रिकमेंडेड है। मेरे पास तो इसकी एक ही है, मैं अल्टरनेटिव के लिए ये दूसरी इमेज लगा लेता हूँ। ये है तो हार्ड पार्ट, लेकिन चूंकि मेरे पास दूसरी कोई और इसकी इमेज है नहीं, ठीक है, बल्कि ये एक ज्वेलरी बॉक्स है, मैं इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई तीसरी भी है तो मैं तीसरी भी इमेज लगा दूंगा, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट की आप मल्टीपल इमेजेस लगाओगे। मल्टीपल इमेजेस का मकसद क्या है आप सबको पता है, कि क्लाइंट को जो आप हर तरह से वो प्रोडक्ट जो है वो दिखाओ। एक ये भी ज्वेलरी बॉक्स है, ठीक है, तो मैं ये भी अपलोड कर दूंगा, ठीक। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर स्टोर्स दिखाऊंगा सारे, ठीक है, लेकिन ये 2-3 लेक्चर्स के बाद बहुत सारे मेरे पास स्टोर्स हैं जो बच्चों ने बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। आसिम क्यानी, आपने कल लेक्चर आप अटेंड नहीं कर सके अ, बीमारी की वजह से। आप लोग ऑब्वियसली पहले कल वाला लेक्चर करो, लो। आज का जो लेक्चर है वो आप सुनते रहो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नो इशू, ठीक है। तो लेकिन कल वाला जो लेक्चर है वो आप लाजमी देखिएगा, तब जाके कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेकिन आज वाली जो चीज़ें हैं बहुत सारी वो उनका ताल्लुक कल के लेक्चर से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, चलें। मल्टीपल मैंने इमेजेस अपलोड कर दी, और आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हो थ्रू यूआरएल, ठीक है। कि आप अपनी प्रोडक्ट इमेज को किसी यूआरएल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप के पास अगर किसी सर्वर के ऊपर आपकी इमेज लाइव है, अपलोडेड है, तो आप उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। ऐड इमेज फ्रॉम यूआरएल, आप यूआरएल दे दोगे तो फिर क्या होगा कि वो आपकी इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर तो मैंने अपने डेस्कटॉप से अपने सिस्टम से ये इमेजेस अपलोड की हैं, तो आप यहाँ से यूआरएल के थ्रू या आप यूट्यूब की वीडियो भी एम्बेड कर सकते हो। आपने अभी देखा यहाँ पर एक प्रोडक्ट थी ये वाली, यहाँ पर एक क्या है, ये एक वीडियो है, ठीक है। जी, ये देखें वीडियो, और वीडियो में और इमेज में कितना फ़र्क होता है, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। सपोज़ करें अगर आपने ये जो अगर लेने भी होते, तो आप क्या करते फिर, आप इमेज की बजाय अगर वीडियो देखते तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती, ठीक है? और सेल्स बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप एक इमेज की बजाय एक वीडियो लगा लो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ से ये इमेज की बजाय यहाँ से यूआरएल के थ्रू आप इमेज लगा सकते हो, या यूट्यूब की वीडियो भी एम्बेड कर सकते हो, ठीक है? आपको ये बताना मकसद था। चलें जी, अगली चीज़ देखते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आई थिंक हाँ, ये आपकी जो ये चीज़ें में रखिएगा, नोट कर लें कि जो वेरी फर्स्ट इमेज आप अपलोड करोगे वो आपकी फीचर्ड इमेज कहलाएगी। फीचर्ड इमेज से मुराद क्या है, वो आपके होम पेज पे भी वही इमेज नज़र आएगी जिस तरह ये वॉलेट की आ रही है। जब इस पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पेज पे भी आपकी सबसे पहले वही इमेज आएगी और उसके नीचे वो जो है ना मल्टीपल इमेजेस आ रही होंगी जो कि आपने अपलोड की होंगी। ठीक है? तो फीचर्ड इमेज आप सोच समझ के लगाइएगा, जो सबसे अट्रैक्टिव इमेज हो, आई कैचिंग इमेज हो, आप वो लगाइएगा अपनी प्रोडक्ट के लिए। और सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान में रखें कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपको स्टोर को डेवलप करना नहीं आना चाहिए, बल्कि स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करना और क्या ऐसे आप स्टेप्स परफॉर्म करो कि स्टोर के ऊपर सेल्स आएँ। सजेशंस भी आपको देनी आनी चाहिए अपने क्लाइंट को। अगर क्लाइंट एक काम कर रहा है जिससे सेल्स जो है ना वो कम आने के चांसेस हैं, तो आप उसको सजेस्ट करो, यार ये काम इस तरह ना करो, ये करो। ठीक है? तो ये दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे। वैसे भी आपकी जो सोच है, आपकी जो नीयत है, उसमें ये चीज़ लाज़मी होनी चाहिए कि आप अपनी स्किल से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ। ठीक है? जुनैद जमशेद का एक मैंने लेक्चर सुना, तो उसमें उन्होंने यही बात की कि जो जे डॉट जब उन्होंने स्टार्ट की, तो उन्होंने आपस में यही डिस्कस किया कि हमने अपने बिज़नेस के थ्रू लोगों को नफ़ा पहुँचाना है। ठीक है? तो आपके पास जो स्किल्स हैं, आप जो काम कर रहे हो किसी के लिए, अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, तो पैसे तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप जो नीयत है वो आप रखोगे कि हाँ यार, मेरे स्किल की वज़ह से, मेरी वज़ह से अगर किसी को फ़ायदा पहुँचे, तो वो मैंने पहुँचाना है। ठीक है? तो सजेशन आपने लाज़मी देनी है। ठीक है? अगर 19-20 का फ़र्क है, आपको काम ज़्यादा करके देना पड़ रहा है, लेकिन उससे उसका फ़ायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोग वो काम लाज़मी करो। अच्छा जी, आगे प्राइसिंग। ठीक है? आप यहाँ पर देखो कि ये जो वॉलेट है, इसकी प्राइस $6.99 आ रही है। एक्चुअली ये जो प्राइस है इसकी, ये $34.93। ठीक है? तो ये उसके ऊपर लाइन आ रही है। तो अब प्राइसिंग के बारे में हम यहाँ पर देख लें। जहाँ पर 3 तरह की प्राइसेज़ हैं। प्राइस, कंपेयर एट प्राइस और कॉस्ट पर आइटम। ये जो प्राइस यहाँ पर आप लिखोगे, ये मैं ज्वेलरी बॉक्स की जो प्राइस है मैं ये रखता हूँ रुपीज़ में 1300 1600 ऊपर मेंशन है। ठीक है? तो 1600 पाकिस्तानी रुपीज़ में ये मैं इसकी प्राइस रखी है मैंने एक्चुअली। तो कंपेयर एट प्राइस से मुराद ये है कि भई अब मैं ये ज्वेलरी बॉक्स दे रहा हूँ 1600 में, लेकिन इसकी एक्चुअल जो प्राइस थी वो 2000 पाकिस्तानी रुपीज़ थी। ठीक है? तो ये जो 2000 आएगा, इसके ऊपर इसी तरह यहाँ पर लाइन लगी होगी। जिस तरह ये $34.93 के ऊपर लाइन लगी हुई है। ठीक है? तो कंपेयर एट प्राइस से मुराद क्या है कि इस प्राइस को इसके साथ कंपेयर किया जाए। मतलब ये कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली तो 2000 की थी, लेकिन अब ये हम दे रहे हैं 1600 में। ठीक है? तो ये इस कॉस्ट के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर लाइन लगी आ रही होगी और इसके ऊपर जो है ना ये आपकी एक्चुअल प्राइस होगी। ऑब्वियसली ये जो प्राइस होगी ये ज़्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। अच्छा, कॉस्ट पर आइटम, ये जो आप यहाँ पर प्राइस मेंशन करोगे, ये प्राइस आपके यूज़र को नज़र नहीं आएगी, पहली चीज़। ठीक है? ये आपके कस्टमर्स को नज़र नहीं आएगी, ये आपके अपने मैनेजमेंट के लिए होगा। आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कि हाँ भाई, आपको अगर ये प्रोडक्ट पड़ रही है खुद 1000 में, ठीक है? और आपने ये इसको सेल किया 1600 में, ठीक है? तो आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो रहा है। तो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर आप प्राइस लिखोगे, ये चीज़ ध्यान रखो कि ये जो प्राइस है ये क्लाइंट को नज़र नहीं आएगी और ना ही आनी चाहिए भई। क्लाइंट, कोई भी बिज़नेसमैन एक्चुअली ये तो नहीं ना बता रहा था कि हाँ भई ये प्रोडक्ट मुझे इतने में पड़ रही है, ठीक है? तो ये आपकी अपनी कैलकुलेशन के लिए है। यहाँ पर जब आप स्टैट्स और एनालिटिक्स देखोगे तो इसी प्राइस की बेस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर 10 ऑर्डर्स आते हैं, 10 ऑर्डर, तो प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा ईकेआर में? वो अराउंड होगा 6000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो यहाँ पर आ रहा होगा कि स्टैट्स में कि आपने इस प्रोडक्ट के थ्रू 6000 जो है ना वो आपको प्रॉफिट मिला है। अगली चीज़, चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। ठीक है? चेक इन करना है या चेकआउट करना है। ठीक है? तो अगर आप कर रहे हो अपनी स्टोर को रन कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेशनली, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर आप अपने स्टोर को रन कर रहे हो, प्रोडक्ट्स को जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि जिस कंट्री में आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उस कंट्री की जो है ना वो टैक्स जो पॉलिसी है, उसमें आपके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स भी लगे। ठीक है? तो ये अगेन है, ये तो जिस कंट्री में आपने प्रोडक्ट को सेल करना है या जिस
कंट्री में आप स्टोर को रन कर रहे हो, आप सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले पेपर वर्क लाजमी करोगे, आप करोगे या आपका क्लाइंट करेगा कि हाँ अगर मैंने पाकिस्तान में रह के मैंने यूएसए में अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो यूएसए की पॉलिसीज क्या है, ठीक है, मुझे कितना टैक्स पड़ेगा और मुझे कैसे वो टैक्स देना होगा, वो सारा पेपर वर्क तो आपके पास होगा। यहाँ पर आप सिर्फ चेक इन तब करोगे कि जब आपकी प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो टैक्स नॉर्मली कब लगता है, जब आप आउट ऑफ कंट्री अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, ठीक है। तो चेक इन कर लें या चेकआउट कर लें, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इन्वेंट्री। अच्छा यार, रुस्तम उसामा, आप लोग बेहतर ये है कि मैंने बताया था कि आप लोग अगर खुद बोल के एक्सप्लेन करो अपनी सर्विस को तो दिस इज अ बेस्ट सिनेरियो। बट आप लोग जो है ना वो वॉइस ओवर करके भी वीडियो बना सकते हो, लेकिन बेस्ट सिनेरियो क्या है कि आप लोग खुद अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करो, खुद अपनी वीडियो बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़। अच्छा जी, एस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है ज़रा बताएं कमेंट बॉक्स में। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री किस चीज़ को इन्वेंट्री कहते हैं? यार आसिम क्या नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि आपका अगर पेपाल का अकाउंट नहीं होगा तो आप कोई ई कॉमर्स स्टोर रन नहीं कर सकते। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पेमेंट गेटवे जब हम देखेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो हमारे लेक्चर है उसमें दिखना है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर पेपाल नहीं भी है तो भी आपका काम चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। इन्वेंट्री से मुराद क्या है? परचेज रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड, ठीक है। स्टॉक, बिल्कुल इन्वेंट्री से मुराद है स्टॉक, ठीक है, कि आइटम्स इन स्टॉक, कि आपकी स्टॉक में आइटम्स कितनी पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये जो ज्वेलरी बॉक्स है ये मेरे स्टॉक के अंदर इसकी कितनी आइटम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ हम सारी मेंशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो है स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, ठीक है, कि स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या चीज़ होती है। हाउ मच स्टॉक या हाउ मच आइटम्स इन योर स्टॉक, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो इन्वेंट्री मींस आइटम्स इन योर स्टॉक या आइटम्स इन स्टॉक, स्टॉक में कितनी आइटम्स पड़ी हैं आपकी। अच्छा, उसमें एसकेयू, एसकेयू को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर जी हम्म, चलिए यहाँ पर ये मैं हम्म, यहाँ पर मैं एक वैसे तो मैं व्हाइट बोर्ड के अंदर ये चीज़ मैं समझाता हूँ, यहाँ पर मैं ये जो टेक्स्ट नोट है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एसकेयू है क्या। आप अगर किसी भी मॉल में जाओ, ठीक है, आपके आसपास अगर कोई मॉल है, तो आप जब शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो वो जो आइटम्स होती हैं वो आप कार्ट के अंदर ऐड कर रहे होते हो, ठीक है, आपको जो रेडी होती है आप लेकर जा रहे होते हो, उसमें वो आइटम्स आप सारी वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो आप उसमें डाल रहे होते हो, ऐड टू कार्ट कर रहे होते हो, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आपने जी ऑयल लेना है, ऑयल आपने उसमें रखा, आपने जी बॉडी स्प्रे लेना है, आपने वो रखा उसमें ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। आप चीज़ें उठा उठा के उस टोकरी के अंदर डालते जा रहे हो, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें आप लेकर काउंटर पे जाते हो, ठीक है, तो काउंटर पे जो आपका वो जो सेलमैन होता है वो कैलकुलेशन करके आपको बिल बना कर देता है। तो आप कहते हो ओ हो ये तो पैसे ज़्यादा हो गए, अच्छा जी ये जो चीज़ है ये आइटम जो है वो आप निकाल दो, ये बॉडी स्प्रे जो है ना ये चूंकि एक्सपेंसिव है, ये निकाल दो, ठीक है। तो आपने वहां से रैक में से वो प्रोडक्ट टोकरी में डाली, काउंटर पे आए, वहां से आपका दिल किया नहीं ये मैंने प्रोडक्ट नहीं लेनी, आपने वो काउंटर पे रखी, आप चले गए, ठीक है। तो वो जो स्टाफ होता है वो किस तरह उस प्रोडक्ट को अपनी उस जगह पे जाके रखता है, ठीक है। तो आपने शायद ऑब्जर्व किया हो कि हर प्रोडक्ट के नीचे एक नंबर होता है, यूनिक नंबर, ठीक है। तो बार कोड कह लो या यूनिक नंबर कह लो, ठीक है। तो जितने भी मॉल्स हैं, हर मॉल के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, होती तो थाउजेंड्स में या लाखों में प्रोडक्ट्स हैं, तो हर सॉरी, तो हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जिसको स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। ये चीज जहन में रखो कि स्टॉक कीपिंग यूनिट का जो कंसर्न है वो इंटरनल स्टोर के लिए है, इंटरनल स्टोर मैनेजमेंट के लिए है, इसका कंसर्न एंड यूजर के साथ नहीं है, ठीक है। एंड यूजर को ये जानना जरूरी नहीं है कि भाई हाँ किस मॉल में किस प्रोडक्ट का क्या नंबर है,
ठीक है, ये जो वहाँ का स्टाफ होगा, ये उनकी आसानी के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए वो स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, एक नंबर होता है, एक यूनिक नंबर। ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट से मुराद एक यूनिक नंबर आपके स्टोर के अंदर किसी भी एक प्रोडक्ट का, ठीक है, जो कि आप असाइन करते हो किस पर्पज़ के लिए? मैनेज करने के लिए। मैनेज करने से मुराद क्या है कि आपको मैंने एग्जांपल दी, तो अगर स्टॉक कीपिंग यूनिट पता होगा, नंबर पता होगा, तो वो जो स्टाफ होगा वो क्या करेगा, स्टाफ मेंबर जाके वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन में जाके वो चीज़ रख देगा। ठीक है, तो स्टॉक कीपिंग यूनिट का कंसर्न आपके इंटरनल स्टोर के साथ है, इंटरनल स्टोर मैनेजमेंट के साथ है, स्टोर ऑनर जो है वो उसके साथ होगा इसका कंसर्न। ठीक है, तो स्टॉक कीपिंग यूनिट आप किस तरह बना सकते हो और क्या ये यूजर डिफाइन भी आप बना सकते हो? फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्टॉक कीपिंग यूनिट डिफाइन करना है इस ज्वेलरी बॉक्स का, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, तो इस ज्वेलरी बॉक्स का स्टॉक कीपिंग यूनिट एसकेयू नंबर मैं खुद से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये यूजर डिफाइन है कि भाई मेरा स्टोर है, फॉर एग्जांपल उसमें हैंडीक्राफ्ट की थाउजेंड्स में प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं हैंडीक्राफ्ट की। ठीक है, उसमें ज्वेलरी बॉक्सेस भी हैं, उसमें हॉट पॉट भी हैं, उसके किचन की आइटम्स हैं, डेकोरेशन पीसीज हैं। तो किस तरह मैं हर प्रोडक्ट को एक यूनिक नंबर असाइन करूंगा? ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो स्टोर है वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेवेंट है, तो एच फॉर हैंडीक्राफ्ट, और हैंडीक्राफ्ट के बाद मैं जो आइटम है मेरी वो है किचन आइटम है, सॉरी किचन किचन आइटम नहीं है, ये तो ज्वेलरी बॉक्स है, तो ये ज्वेलरी आइटम है। तो हैंडीक्राफ्ट में ज्वेलरी आइटम के अंदर ये है ज्वेलरी बॉक्स, तो यो यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, जे फॉर ज्वेलरी, बी फॉर बॉक्स। उसके बाद ज्वेलरी बॉक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे स्टोर के अंदर ज्वेलरी बॉक्सेस जो हैं वो मल्टीपल हैं। ठीक है, तो अब उनमें आप किस तरह फ़र्क करोगे? मैं जो है ना वो इस ये जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को फॉर एग्जांपल नाम देता हूँ ए, डिज़ाइन ए। ठीक है, तो ए मैं लिखूंगा, उसके बाद कलर इसका मैं लिख दूंगा ब्लैक, और उसके बाद ये जो ज्वेलरी बॉक्स है ये साइज इसका क्या है, मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है, तो वो भी मैं यहाँ पर स्मॉल या मीडियम मीडियम लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये एक यूनिक नंबर हुआ जो कि मेरे स्टोर में किसी भी दूसरी प्रोडक्ट का नहीं हो सकता। मैंने जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ गया, मतलब ये कि जनरली मेरा जो स्टोर है वो है हैंडीक्राफ्ट का, हैंडीक्राफ्ट में ज्वेलरी की आइटम्स को मैंने नंबर देना है। ज्वेलरी की आइटम्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, उसमें आपका ज्वेलरी बॉक्स भी हो सकता है, उसमें और बहुत सारी आइटम्स हो सकती हैं, तो उसमें ज्वेलरी के अंदर ज्वेलरी बॉक्स को टारगेट किया, ज्वेलरी बॉक्स में डिज़ाइन कौन सा, उसको मैंने एक नाम दे दिया ए, उस डिज़ाइन में ब्लैक कलर और मीडियम साइज। ठीक है, तो इसी तरह आप बाकी तमाम आइटम्स के लिए एसकेयू नंबर असाइन कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टोर है जी गारमेंट्स का, अब अगली एग्जांपल लेते हैं, एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट की। आपकी जी स्टोर है वो हैंडीक्राफ्ट का नहीं है, आपका स्टोर है गारमेंट्स का, और उसमें आप एसकेयू नंबर असाइन करना चाह रहे हो किसी एक टी शर्ट को, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट है आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए आप एसकेयू किस तरह डिफाइन करोगे? सबसे पहले गारमेंट्स का है तो जी आ जाएगा जी। ठीक है, गारमेंट्स, उसके बाद गारमेंट्स में यहाँ पर कर लेते, गारमेंट्स, गारमेंट्स के अंदर बहुत सारी आइटम्स हैं, उसमें जी आपकी शर्ट्स भी हैं, आपकी जीन्स भी, शर्ट्स। ठीक है, शर्ट्स के अंदर आपकी टी शर्ट्स, टी शर्ट्स के अंदर अगर कोई ख़ास एक स्टाइल है या डिज़ाइन है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पोलो, ठीक है, तो पी फॉर पोलो। उसके बाद पोलो में हाँ, आपका जो कलर है वो है, या पोलो के अंदर अगर फर्दर कोई स्टाइल है तो वो आप स्टाइल आप दे दो ए बी सी कुछ भी, उसमें फिर ब्लैक कलर और उसमें मीडियम साइज। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी आइटम को एक यूनिक नंबर असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब ये किस पर्पज के लिए? ये अपनी आसानी के लिए, स्टोर की मैनेजमेंट के लिए। हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया अरूसा, कि अगर ये यूनिक नंबर सेम होगा, अगर एक से ज़्यादा आइटम्स होंगी, हरगिज़ नहीं होगा। ठीक है, हरगिज़ नहीं होगा। अब
ये जो यूनिक नंबर है, ये जो पहले वाला यूनिक नंबर था, ये हमने असाइन किया था, डिफाइन किया था ज्वेलरी बॉक्स का। कौन सी ज्वेलरी बॉक्स का? ये वाला, जिसका साइज मीडियम है और जिसका कलर ब्लैक है। ठीक है, तो इसी डिजाइन में, इसी साइज के अंदर, इसी कलर के अंदर अगर 50 आइटम्स होंगी, ठीक है, होता है ना ऐसे भी कि एक ही स्टाइल में, एक ही कलर में स्टॉक के अंदर मल्टीपल चीजें बड़ी होती हैं, तो उन सब का जो जो होगा, आपका SKU सेम होगा। ठीक है, सेम होगा वो, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो सेम होगी। ठीक है, हाँ, अगर इसी स्टाइल के अंदर, इसी स्टाइल के अंदर कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक की बजाय अगर रेड हो जाएगा, ठीक है, या कोई ब्राउन हो जाएगा, तो उसका जो SKU है वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन सेम साइज में, सेम कलर में, सेम आइटम की मल्टीपल अगर कॉपीज होंगी, तो उनका, उन सब का जो SKU होगा वो सेम होगा। आपने ये चीज देखी होगी मॉल्स के अंदर भी, कि मॉल्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई सोप है, डेटोल सोप है, ठीक है, तो वो अगर सामने लगा हुआ है तो उसके पीछे पूरी एक लाइन होगी आपकी। ठीक है, तो वो सारे जो सोप हैं उसी साइज के, वो उसी जगह पे पड़े होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मल्टीपल कॉपीज अगर होंगी सेम स्टाइल की, तो SKU सबका सेम होगा। अच्छा, ये मोहम्मद नसीब, ये कंपनीज का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर आप माल ओपन करते हो, आपने जी ग्रोसरी की सारी आइटम्स रखी हुई हैं, तो आप खुद ही उसका वो SKU डिफाइन करोगे। इसके लिए आपको कहीं से जी परमिशन नहीं लेना पड़ेगी, या आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, आप खुद डिफाइन करोगे, जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, जो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, वो आप वही वही खुद डिफाइन करोगे। यूजर डिफाइन चीज़ है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो SKU है ये मैंने डिफाइन की है, लेकिन मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो वो जो SKU होगा वो ठीक मेमोरेबल नहीं होगा। आपको जो SKU है वो मेमोरेबल होना चाहिए, और जो इंटरनल स्टोर को मैनेज कर रहा है, ठीक है, उन सबको बताना चाहिए, हाँ यार ये है, फॉरन एग्जैक्ट वो उसी जगह पे पहुंच जाए, और उसी आइटम के ऊपर वो पहुंच जाए, हाँ यार इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये SKU है, तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो ज्वेलरी बॉक्स है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। उसके बाद बार कोड। अब SKU और बार कोड ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं, ऑपोजिट। SKU का कंसर्न किसके साथ होता है जी, बताएं? इसका कंसर्न एंड यूजर के साथ है, या आपका जो स्टोर ओनर है उसके साथ? ऑब्वियसली स्टोर ओनर के साथ, मैनेजमेंट के लिए। ये जो बारकोड होता है, इसका कंसर्न होता है एंड यूजर के साथ, कस्टमर्स के साथ, कि कस्टमर घर जाके किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल देखना चाहिए। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे बनी हुई है, मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, ठीक है, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आप देखना चाह रहा है, अगर कोई फॉर एग्जांपल आइटम है आपकी फूड की, तो वो सारा कुछ देख सके खुद से जाके। आपने इसलिए इसी तरह देखा होगा, जो भी आप मॉल से कोई लेकर आओ प्रोडक्ट, तो उसमें बार कोड होता है। ठीक है, बार कोड का आपको आइडिया होगा, तो उस बार कोड को आप रीड कर सकते हो बार कोड रीडर के थ्रू। बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जिसके थ्रू आप बार कोड किसी भी प्रोडक्ट का रीड कर सकते हो। जब बार कोड रीड किया रहता है, तो आपको वो एक्चुअली कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो इसका कंसर्न किसके साथ है? बारकोड का एंड यूजर के साथ, एंड कस्टमर के साथ। SKU का इंटरनल स्टोर मैनेजमेंट के लिए स्टोर ऑनर के साथ है। अच्छा जी, अब बहुत सारे यहाँ पर जो है ना वो ऑनलाइन बार कोड जनरेटर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से बार कोड जनरेट हो सकता है ऑनलाइन। तो ये दिस विल बी समथिंग के जो कि आप फिजिकली जब प्रोडक्ट को ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस ज्वेलरी बॉक्स का ऑर्डर आता है, तो मैं इस ज्वेलरी बॉक्स को किसी बॉक्स के अंदर पैक करूंगा, ऊपर लोगो लगाऊंगा। ठीक है, तो जब हर चीज रेडी हो जाएगी, तो उसके ऊपर मैं ये बार कोड भी प्रिंट करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो कुछ भी हमने नहीं लिखना। ये जो बार कोड का कंसर्न है, ये एक्चुअली आप फिजिकली जब शिप कर रहे होंगे प्रोडक्ट को, तो वहां पर आप लोग लगाओगे बार कोड। ठीक है, जिस तरह ये है जी, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है, तो ब्लैक कलर, ठीक, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से वो चीज जनरेट हो सकती है। अच्छा, तो आपने ये देखा कि ये जो बारकोड है ये जनरेट हो गए। ठीक है, तो ये मैं इसका प्रिंट लूंगा, ये डाउनलोड करके अब एक्चुअली इसका प्रिंट लोगे प्रिंटर के थ्रू।
तो प्रिंट लेके तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर जब मैं शिप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन भी जनरेटर्स हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं शॉपिफाई के अंदर, हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि इसका कंसर्न क्या है, इसका कंसर्न क्या है, और ये कम यूज होता है, कहाँ यूज होता है, और ये वाला कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन दोनों का फर्क जो है वो पता चल गया होगा। अगली चीज देखेंगे, ट्रैक क्वांटिटी। अगर तो मैं इसको कहता हूँ चेकआउट, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर मैं इसको चेक इन करता हूँ तो ये देखें कि ये सारी वो आ रही है। ट्रैक क्वांटिटी, क्वांटिटी को ट्रैक किया जा सके। ट्रैक करने का मतलब ये है कि उसके जो आइटम्स हैं उसकी क्वांटिटी को देखा जा सके कि भाई कितनी रह गई हैं, कितनी सेल हो चुकी हैं। तो अगर तो आप चेक इन करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टोर्स के अंदर के जब आप स्टोर जो है वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होते हो, यहाँ पर तो शायद नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टोर्स के अंदर जब आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे होते हो तो वहां पर लिखा आ रहा होता है ओनली 3 आइटम्स आर रिमेनिंग। ठीक है, 3 आइटम्स आर रिमेनिंग या 1 आइटम। ठीक है, तो आप अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक और कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीज आप चाह रहे हो कि भाई ट्रैक हो, ठीक है, तो आप ये चेक इन कर दो। ठीक है, तो यूजर्स को आ रहा होगा कि अच्छा जी इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी रह गई है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, स्टॉक में से वैसे ही खत्म हो जाती है, सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक जाती हैं, तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप फिर भी कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, कि क्या जब आपकी प्रोडक्ट स्टॉक में से खत्म हो जाएगी तो क्या फिर भी आप चाहोगे कि आपके कस्टमर्स इस पे ऑर्डर प्लेस कर सके? यस। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तब भी एटलीस्ट ऑर्डर तो प्लेस हो सके। उसके बाद ही अब यहाँ पर मेंशन कर दो कि अवेलेबल क्वांटिटी, इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30। ठीक है, कि मेरी यहाँ पर जो ये इस ज्वेलरी बॉक्स की स्टॉक में मेरे पास इतनी क्वांटिटीज पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगली जो चीज़ है वो आपकी है शिपिंग। ठीक है, शिपिंग का आपको पता है कि प्रोडक्ट्स आपकी दो तरह की हो सकती हैं, ये चीज़ ध्यान में रख लो। दो तरह की प्रोडक्ट्स आपकी हो सकती हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको शिप किया जाए इसके जिनको शिप किया जाएगा, और दूसरी ऐसी प्रोडक्ट जिनको शिप नहीं किया जाता। फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या कुछ आएगा? डिजिटल प्रोडक्ट में आप जो है ना वो कोई भी थीम, कोई भी फाइल, कोई भी सॉफ्टवेयर, आप अगर उसका आपने स्टोर बनाया हुआ है कि भाई हाँ आप कोई थीम सेल कर रहे हो या सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर तो आप शिप नहीं ना किया जाता आपके घर में जी ये लो आपको, ये ऑब्वियसली सेंस नहीं उसकी बनती। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगी तो उसमें शिपिंग का कोई कंसर्न नहीं होगा। अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगी तो उसमें ऑब्वियसली आपको शिप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो आपकी पूछ रहा है कि क्या दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा कि उसका वेट कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो आप सबको पता है जब आप टीसीएस के थ्रू कोई चीज़ शिप करते हो, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट के वॉल्यूम की बेस पे, आपकी प्रोडक्ट के वेट की बेस पे शिपिंग कॉस्ट आपकी कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो इसीलिए बताना ज़रूरी है कि ये जो ज्वेलरी बॉक्स है इसका वेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 200 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आप यूनिट सेलेक्ट कर लोगे केजी, और बाकी भी ये यूनिट्स हैं। तो ऑब्वियसली हर कंट्री के अंदर, अब पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनका जो वेट है वो केजी में मेजर किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ हैं उनका जो है ना वो पाउंड के अंदर मेजर किया जाता है। तो जो चीज़ जो यूनिट जहाँ जिस कंट्री में यूज़ हो रहा हो आपने वो यूज़ करना है। ठीक है, तो वेट बताना ज़रूरी है क्योंकि इसी की बेस पे शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी। अच्छा जी, उसके बाद सेलेक्ट कंट्री। ठीक है, आपने ओरिजिन बताना है। ओरिजिन से मुराद के जहाँ से आप प्रोडक्ट को शिप करोगे, पाकिस्तान से, एशिया से, कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ मैं ऑब्वियसली यहाँ पर पाकिस्तान रखता हूँ। और उसके बाद ये हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, ये जो कोड यहाँ पर होगा ये एक्चुअली होगा एच एस टैरिफ कोड। ये जब आप इंटरनेशनली कर रहे होंगे, अपने स्टोर को रन करने होंगे, तो आपको पता है कि अगर अली एक्सप्रेस से अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो पाकिस्तान में, तो सबसे पहले उसकी कस्टम क्लियरेंस होती है। कस्टम, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, कस्टम क्लियरेंस के बाद वो प्रोडक्ट आपको मिलती है।
चाहे वो चाइना से आए, चाहे यूएसए, कहीं से भी आए, ठीक है। तो सबसे पहले उसका कस्टम क्लियर होता है, ठीक है। वहां से क्लियर होने के बाद वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचती है। और अमेजोन से जो है ना वो, इसीलिए आपके पास प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनके जो कस्टम क्लियरेंस है वो यहाँ पर कोई एक्चुअली इस तरह का प्रोसेस है नहीं। तो जब आप इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होंगे, स्टोर को रन कर रहे होंगे, तब जो है वो ये आपको कुछ कोड देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कोड है ये किसके लिए होगा, इसको यूज या इसको कंसर्न किसके साथ होगा, इसका कंसर्न होगा कस्टम क्लियरेंस के लिए, ठीक है, कस्टम ऑफिस के साथ। तो वो आप यहाँ ऑनलाइन, ये थोड़ा प्रोसेस वाला काम है। अगेन ये स्टोर का जो ऑनर है ये उसी का ही कंसर्न है। तो वो हर प्रोडक्ट का एक कोई कोड होगा, ठीक है, जिससे वो वेरिफिकेशन होगी, हाँ यार ये जो प्रोडक्ट है ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये एच स्टैरिफ कोड वेरिएंट्स, ठीक है। अच्छा, मिर्जा इमरान, वो जो प्रोडक्ट के ऊपर परसेंटेज ऑफ आ रहा होता है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको मैं बता दूंगा। लेकिन अभी जो एक्चुअली डिस्काउंट की आप बात कर रहे हो, तो डिस्काउंट आप किस तरह दोगे, तो डिस्काउंट देने का एक तरीका ये भी है जो कि हमने अभी बताया है, कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये $34.93 की बजाय अब यहाँ पर, अब हमारी जो प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर भी एक प्राइस के ऊपर लाइन लगी होगी और दूसरी प्राइस के ऊपर वो चीज़ आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज में चाह रहे हो तो उसके लिए एप्लीकेशन मौजूद हैं, तो वो भी काम हो सकता है। अच्छा, वेरिएंट्स, अब अगली और शायद ये कॉन्सेप्चुअली जो है ना वो आखिरी चीज़ है। हाँ जी, जाहिद महमूद, जो बारकोड होगा वो हर आइटम का डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली हर आइटम जो है वो अ, उसका जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट होगा, उसका कलर डिफरेंट होगा। तो एक्चुअली जो बारकोड होता है वो जनरेट होता है इस तरह के कुछ टेक्स्ट की बेस पे, टेक्स्ट कोई होगा उसकी बेस पे बारकोड आपका जनरेट होगा, ठीक है। इनक्रिप्ट कर दिया जाता है आपका टेक्स्ट किसी बारकोड की शक्ल में, ठीक है। तो ऑब्वियसली हर आइटम की जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट होंगी, तो बारकोड भी डिफरेंट होगा हर आइटम का। अच्छा, अगली चीज, वेरिएंट्स। वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। आपने ये वॉलेट देखा, ये इस वॉलेट की मल्टीपल आपको कॉपीज मिल रही हैं, लाइक ये, ठीक है। ये जो वॉलेट है आपको इस कलर में भी मिल रहा है, इस कलर में भी मिल रहा है, इस कलर में भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, अब क्लाइंट के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि वो जो है वो एक सेम आइटम जो है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर वो सेलेक्ट कर सकता है। तो चॉइसेस ज़्यादा हैं। अब ये देखिए, जिस तरह कुछ बंदों को ये वाला वॉलेट पसंद आएगा, कुछ को ये वाला पसंद आएगा। अगर इसकी और भी कॉपीज होंगी, ठीक है, लाइक ये, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि यार सेल्स ज़्यादा हों। अगर फॉर एग्जांपल एक ही कॉपी होती, एक ही इसका वर्जन होता, वेरिएंट फॉर एग्जांपल एक ही होता, तो फिर हो सकता है कि 10 में से 5 बंदों को ये वॉलेट पसंद आता, 5 को ना आता। मल्टीपल कॉपीज होंगी तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो जो कस्टमर्स हैं, अगर उसको ये नहीं पसंद आया तो ये पसंद आ जाए, ये पसंद आया तो ये पसंद लाजमी आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। तो ये जो वेरिएंट का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सेम आइटम डिफरेंट कलर्स के अंदर, डिफरेंट मटेरियल्स में आप सेल करो, ठीक है। तो ये टेक्निक है एक सेल्स बढ़ाने की, कि आप एक ही आइटम मल्टीपल कलर्स के अंदर दो। जिस तरह ये ज्वेलरी बॉक्स है, तो होना तो ऐसे चाहिए था कि यही सेम डिजाइन ब्लैक कलर की बजाय आपका होता जी ब्राउन कलर में, यही सेम डिजाइन वाइट कलर में होता, बाकी डिफरेंट जो कलर्स हैं उसमें होता, ठीक है, ताकि जिसको ये नहीं पसंद आया वो दूसरा पसंद आ जाए। तो वेरिएंट्स क्या है, वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट्स के अंदर वर्जन्स, ठीक है, वर्जन्स कह लो या डिफरेंट स्टाइल्स कह लो, ठीक है, या डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस कह लो, उसकी बेस पे आपके वेरिएंट्स जो है ना वो जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर आप चेक इन करोगे, दिस प्रोडक्ट हैज मल्टीपल ऑप्शंस लाइक डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट साइजेस, यस दिस आइटम हैज डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट साइजेस। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर की बात करता हूँ तो कलर, ठीक है। तो ये जो ज्वेलरी बॉक्स है ये हमारे पास मौजूद है रेड कलर में भी, ये हमारे पास ब्लैक कलर में भी है, और ये हमारे पास और कौन सा रखे हैं जी, कलर बताओ, अपनी पसंद का कलर बताएं जी। अच्छा, क्लाइंट के लिए क्रिएट करना बताएगा,
सर स्टोर क्लाइंट के लिए क्रिएट करना बताएगा, क्या मतलब इसका इमरान? सर प्रोडक्ट, इससे हम ये क्लियर होगा कि क्लाइंट से क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। क्वेश्चन थोड़ा ना को क्लियर पूछें, कंफ्यूजन ना उसमें कोई चीज़ें हमने खुद करनी होती। हाँ जी, बिल्कुल जी। आप ऑब्वियसली जब आप वेरी फर्स्ट स्टोर क्रिएट करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ज़हन में आएँगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने क्लाइंट से ही पूछोगे कि कितनी प्रोडक्ट्स होंगी, किस प्रोडक्ट की क्या होगी, प्राइसेज़ होंगी, किस प्रोडक्ट के कितने वेरिएंट्स होंगे, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आपको आपका क्लाइंट ही देगा। आपको मैंने बताया था ना कि वो आपको प्रोडक्ट्स की इमेजेस देगा या कंटेंट देगा। कंटेंट के अंदर बेसिकली यही सारा कुछ होगा, ठीक है? कि फलाँ प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है आपने, वो प्रोडक्ट जो है वो कितने वेरिएंट्स में मेरे पास मौजूद है, कितनी क्वांटिटी उसकी मौजूद है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो होगी वो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। चलो जी ब्लू रख लेते हैं। तो ये डिफरेंट मैंने कलर रख लिए। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास यही जो ज्वेलरी बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट कलर्स के अंदर भी है और डिफरेंट साइजेस के अंदर भी है। फॉर एग्जांपल साइज इसका जो मीडियम भी है, अ, इसका लार्ज साइज भी है और स्मॉल साइज भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा अब ऑप्शन अब मेरे क्लाइंट मेरे कस्टमर्स के पास होंगे कि वो साइज या यहाँ ये भी चीज़ भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मटेरियल, अब ये मटेरियल भी आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है। तो मटेरियल जो है वो क्वालिटी, अब मुझे जो ये जो इन मटेरियल का आइडिया नहीं है कि किस-किस मटेरियल में ये ज्वेलरी बॉक्सेस हो सकते हैं। किसी को आइडिया है तो बताएँ कि जो लकड़ी है उसकी कितनी इकसाम है? बताएँ जी। तो मैं यहाँ पर क्वालिटी 1 रख देता हूँ, क्वालिटी 2 और क्वालिटी 3। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 वेरिएंट्स बना लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट आता है, उसको ब्लैक कलर में लार्ज साइज़ के अंदर क्वालिटी 1 में आइटम चाहिए, तो वो सिलेक्शन कर लेगा अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। दूसरा कस्टमर आता है, उसकी चॉइस है ब्लू कलर, स्मॉल साइज़ और क्वालिटी जो है ना वो इस क्वालिटी में वो चाह रहा है। तो वो अपनी जो सिलेक्शन है वो इसी के अकॉर्डिंगली करेगा। तो वो जो है वो ऑर्डर आप यहाँ पर नीचे देखोगे, ठीक है। एसकेयू सेव नहीं हो सकता, इस तरह सारी प्रोडक्ट्स मिक्स हो जाएँगी। कैसे मिक्स हो जाएँगी बाबर? ज़रा आप बताएँ मुझे कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं ये देखता हूँ। किस तरह मिक्स हो जाएँगी बताएँ? अब ये जो डिफरेंट आइटम्स हैं ना, ये वाली डिफरेंट कलर्स के अंदर, अब रेड आइटम मीडियम साइज़ में क्वालिटी 1 के अंदर इसका एसकेयू डिफरेंट होगा। अब रेड आइटम लार्ज साइज़ में क्वालिटी 1 के अंदर इसका अलग होगा। रेड आइटम स्मॉल साइज़ में क्वालिटी 1 के अंदर इसका एसकेयू डिफरेंट होगा। तो किस तरह मिक्स होंगे? कोई मिक्स नहीं होगा। ठीक है? आप ज़रा अपना सिनेरियो बताएँ, तब तक हम ये देख लेते हैं। अच्छा, नीचे आप देखोगे कि जितने भी आपने वो वेरिएंट्स क्रिएट किए हैं, तो ऑटोमेटिकली शॉपिफ़ाई जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो बना देगा ऑल ऑटोमेटिकली। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि रेड कलर में मीडियम साइज़ में क्वालिटी 1 में जो आइटम है उसकी प्राइस है 1600, उसकी क्वांटिटी मेरे स्टॉक में पड़ी है 30, उसका जो एसकेयू है वो आपके सामने है, ठीक है? उसका एसकेयू ये है और बारकोड उसका अलग होगा। उसके बाद अब दूसरी चीज़, रेड कलर में ही मीडियम साइज़ के अंदर ही क्वालिटी 2 के अंदर जो आइटम है उसकी प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल है, मैं रखता हूँ 1500, और ये जो है ये मेरे पास क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है, ये मेरे पास इसकी जो 20 आइटम्स पड़ी हुई हैं। इसका जो एसकेयू है वो सेम रखता हूँ। इसी तरह रेड में मीडियम में क्वालिटी 3 के अंदर जो चीज़ है जी उसका प्राइस है 14, ठीक है? और वो मेरे पास स्टॉक में पड़ी हुई है 10। इसी तरह वन बाय वन आप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने ये शायद वो परम्यूटेशन का या कुछ इस तरह की फार्मूला था जिसके थ्रू ऑल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो अगर 3 वेरिएंट्स होंगे और हर वेरिएंट के अगर 3 उसके ऑप्शंस होंगे, वैल्यूज होंगी, तो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो ये सारे बनेंगे। ये नीचे सारे आपको नजर आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो वन बाय वन आप क्या करोगे, हर जो कॉम्बिनेशन का क्वांटिटी सेट करोगे, उसकी प्राइस सेट करोगे, क्वांटिटी सेट करोगे, उसका एसकेयू अगर आप चेंज करना चाह रहे हो वो कर दोगे और इसी तरह आप सारी चीज़ें बता दोगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल
कोई कस्टमर आता है, वो रेड में, मीडियम में, क्वालिटी 3 में आइटम परचेज़ करता है, वो 5 आइटम्स परचेज़ कर लेता है, तो क्वांटिटी में बाकी 5 रह जाएँगी स्टॉक में। ठीक है? तो ये सारा वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है? आई होप को ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अ, अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं बच्चों के। अच्छा जी, क्वेश्चन आपका कुछ बच्चों का है जी, अगर फॉर एग्जांपल अब जिस तरह अभी जिया नाज ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर दो सेम आइटम की मल्टीपल क्वांटिटीज होंगी, एक मतलब कि सेम आइटम है, सेम प्रोडक्ट है, उसकी जो आइटम्स हैं उसकी ज़्यादा है, तो उसका एसकेयू सेम ही होगा। ठीक है? तो कलर भी सेम है, साइज भी सेम है, और अगर मटेरियल भी सेम है, तो वो उसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे क्यों भी? अगर एक जो ज्वेलरी बॉक्स है उसका अ, इसी साइज़ में, इसी स्टाइल के अंदर मल्टीपल इसकी कॉपीज़ हैं, तो भई उसमें डिफरेंस कोई है ही नहीं, तो हम डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? ठीक है? तो इसीलिए अगर डिफरेंस कोई है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसका जो एसकेयू है वो डिफरेंट बनाएँगे ही नहीं। हाँ, अगर इसी साइज़ के अंदर कलर इसका डिफरेंट होगा, तो उसका जो है वो एसकेयू डिफरेंट हो जाएगा। वो चूँकि डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं, तो इसीलिए उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है? अगर सेम कॉपीज़ की, सेम आइटम की मल्टीपल कॉपीज़ हैं, तो ऑब्वियसली अ, उसका डिफरेंशिएट करना ही नहीं पड़ेगा। उसका एक ही, उन तमाम प्रोडक्ट्स का एक ही यूनिक नंबर होगा। आप एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बॉडी स्प्रे उठा के लाते हो, सेम कंपनी का, सेम आपका जो उसमें आपकी जो है वो फ्लेवर, उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आता, तो उस आप देखते हैं, मॉल के अंदर देखेंगे कि उसमें मल्टीपल कॉपीज़ या उसकी मल्टीपल जो आइटम्स है वो एक ही जगह पे पड़ी होती हैं। ठीक है? तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है बाबर रियाज़ का? सेम नहीं हो सकता। एसकेयू हमेशा डिफरेंट होगा, लेकिन डिफरेंट तब होगा जब प्रोडक्ट्स के अंदर कोई ना कुछ डिफरेंस होगा, तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है? अगर प्रोडक्ट्स हैं ही सेम, तो फिर ऑब्वियसली उसका, उसमें कोई एसकेयू सबका सेम होगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये आप शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ से। ठीक है? ऑल प्रोडक्ट्स हैविंग सेम स्पेसिफिकेशंस, वेरिएंट्स के सिनेरियो में सेम स्पेसिफिकेशंस नहीं है। अब रेड कलर में, मीडियम साइज में, क्वालिटी वन के अंदर ये अलग आइटम है, ये अलग आइटम है, ये अलग आइटम है। ठीक है? जहां पर क्वालिटी की बेस पे डिफरेंस आ रहा है, तो वो आइटम्स अलग हैं। जहाँ पर कलर की बेस पे डिफरेंस आ रहा है, तो वो आइटम्स अलग हैं। ठीक है? हाँ, जहाँ पर कलर भी सेम होगा, साइज़ भी सेम होगा, क्वालिटी भी सेम होगी, अगर उसकी 10 आइटम्स होंगी या 50 आइटम्स हैं, ठीक है? तो ये स्पेसिफ़िकेशंस, इस स्पेसिफ़िकेशन में जो 50 आइटम्स होंगी, उन 50 आइटम्स का एसकेयू सेम होगा। ये मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? ये जो आइटम्स हैं, ये टोटली डिफरेंट हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डिफरेंट एसकेयू यूज़ किया है। ठीक है? चलिए जी, अगली चीज़ देखते हैं। ठीक है? अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर पूछिएगा क्लासरूम में। एडिट विद अ वेबसाइट विद एसईओ। ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि अब आपने देखा होगा कि ये जो चीज़ है, ये एक प्रीव्यू आपको मिल रहा है, सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू। ठीक है? तो कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, अगर गूगल पे कोई सर्च करेगा, तो वो आपका प्रोडक्ट किस तरह दिखेगा? हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स 2020, ठीक है? या न्यू मॉडल, या न्यू आइटम्स, आप जो भी टाइटल रखना चाहो, जो कि अट्रैक्टिव हो, आप रख सकते हो। ये आपका वो प्रीव्यू है। ठीक है? मैंने आपको कल बताया भी था कि जब कोई गूगल पे आपका प्रोडक्ट सर्च करेगा, तो वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो जो आपकी प्रोडक्ट है उसका प्रीव्यू कुछ ये मिल रहा है आपको। ठीक है? अगर आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एडिट करना चाहो, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिट किस तरह करोगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ये अलग से एक टॉपिक है, वैसे अलग से एक डोमेन है जो कि सीखी जाती है, जिसमें ये सिखाया जाता है कि किस तरह आप कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते हो, किस तरह आप सर्च इंजन के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को रैंक करते हो, किसी भी वेबसाइट की भी।
वेबसाइट की भी एसईओ होती है, स्टोर की भी एसईओ होती है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अगर किसी यूज़र ने ज्वेलरी बॉक्स लेना हो, ठीक है, और वो जाके यहाँ पर लिखे हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स इन पाकिस्तान, तो भाई आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे टॉप पे आए, ठीक है। तो ये टॉप पे कैसी आएगी? थ्रू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एसईओ के अंदर एक्चुअली आप कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते हो, ठीक है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कि आप टाइटल के अंदर मेन जो कीवर्ड है वो आप रखोगे, लाइक हैंडमेड या हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। तो जो मेन कीवर्ड्स होंगे वो आप टाइटल के अंदर रखोगे, वही कीवर्ड्स आप सेकेंडरी कीवर्ड्स आप रखोगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे, जो फोकस कीवर्ड्स होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहते हो यार हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स की बजाय यहाँ पर हो हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स, आगे हैंडीक्राफ्ट, पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट लिखा आ जाए, ठीक है। आपने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेंज कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसका जो टाइटल है ये यहाँ पर तो चेंज हुआ है, लेकिन ये जो टाइटल है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कोई कीवर्ड ऐड करना होगा तो वो आप यहाँ पर ऐड कर लोगे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आप कीवर्ड्स ऐड करोगे। मैं यहाँ इसको एज इट इज रहने दूंगा, चूंकि ये जो कंटेंट होगा ये तो या तो आपको क्लाइंट आपको देगा या फिर कंटेंट राइटर जो है वो इसको जनरेट करेगा, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। आखिरी जो चीज़ है वो है यूआरएल, ठीक है। स्टोर की एसईओ के अंदर जो मेन काम आप करते हो वो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऐड करो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जहां पर भी आपको कंटेंट लिखने का ऑप्शन है वहां पर आप कीवर्ड्स ऐड करो, ठीक है। तो दूसरी चीज होती है यूआरएल। आपको जो यूआरएल है वो भी, उसमें भी कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। कोई अगर प्रोडक्ट है या कोई वेबसाइट है तो उसके यूआरएल के अंदर अगर कीवर्ड्स हैं तो वो भी जो है वो रैंक करेगी सर्च इंजन के ऊपर। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप लोग अपने गिग के टाइटल के अंदर, गिग के टाइटल के अंदर भी कीवर्ड यूज करो, ठीक है। क्योंकि जो टाइटल आप डिफाइन करोगे, जो टाइटल आप डिफाइन करोगे उसी की बेस पे आपका यूआरएल जनरेट होगा, ठीक है। आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, आप लोग आज जाके अपनी गिग को देखिएगा कि आपकी जो गिग है उसका यूआरएल क्या है। तो यूआरएल में आप देखेंगे कि जो आपने टाइप किया होगा ना अपने टाइटल के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम, वही उसी की बेस पे आपका जो टाइटल है, ये यूआरएल है, वो आपका जनरेट होगा। तो कोशिश करें कि यूआरएल के अंदर आपके कीवर्ड्स हो। यहाँ पर मैं 2020 की बजाय यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट कर देता हूँ। तो ये जो यूआरएल का कुछ पार्ट एडिटेबल है, कुछ पार्ट, ठीक है। सारा यूआरएल जो है वो एडिटेबल नहीं है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो चीज़ एडिट कर सकते हो, यहाँ पर आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है। और क्रिएट अ यूआरएल रीडायरेक्ट फॉर हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स टू, ये ठीक है। तो अब ये एक्चुअली आपको बताना चाह रहा है कि आप जो पहले आपका यूआरएल था, ठीक है, वो कुछ और था, आपने चेंज कर दिया है, तो क्या उस यूआरएल के थ्रू आप सारे ट्रैफिक इस पे लाना चाह रहे हो? यस, आप इसको चेक ही नहीं रहने दो, ठीक है। तो ये सारा था मेन पॉइंट्स, ठीक है। एक प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए ये सारा कुछ आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको आइडिया तो हो चुका होगा कि कितना कुछ है, अभी ये चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, आप प्रोडक्ट को स्केड्यूल कर सकते हो। जिस तरह आपको पता है कि रमज़ान के बाद ईद आएगी, ठीक है। बल्कि यार ये जो टाइम है ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप में से कोई बिजनेस करना चाह रहा है या कभी उसने कभी सोचा हो, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप एक तो लॉकडाउन है, लोग बाज़ारों में जाएंगे नहीं, मार्केट्स में, तो लोगों को आइटम जो है वो घर में ही अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो सेल्स होने के चांसेस हैं। और दूसरा ये है कि ईद है, ठीक है, आपका जो है ना वो मेन इवेंट आ रहा है, फेस्टिवल, तो ईद को टारगेट करो। दूसरा, लॉकडाउन से आप फ़ायदा उठाओ। तो अगर आप में से कोई कभी किसी ने सोचा हो या कभी किसी का प्लान हो कोई इस तरह का ई कॉमर्स स्टोर का, तो दिस इज़ बेस्ट टाइम। तो यहाँ से आप उसको स्केड्यूल कर सकते हो। स्केड्यूल से मुराद ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि ईद से 3 दिन पहले जो है ना वो ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे स्टोर पे विजिबल हो, तो मैं ये वो इसको या पब्लिश हो, तो मैं यहाँ पर वो टाइम, डेट और टाइम जो है ना वो सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन इसको मैं अभी फ़िलहाल ऑब्वियसली स्केड्यूल नहीं करूँगा। तो
यहाँ से प्रोडक्ट टाइप क्या है, हैंडी क्राफ्ट। जो भी आपकी प्रोडक्ट टाइप होगी वो आप यहाँ पर डिफाइन कर लोगे। वेंडर से मुराद की इमरान गारमेंट्स, ये वेंडर से मुराद की इसको बना कौन रहा है। अगर तो आप प्रोडक्शन आप खुद कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपनी कंपनी का नेम या ब्रांड नेम लिखोगे। अगर कोई और इसको कर रहा है, बना रहा है, तो उसका आप नाम लिखोगे। जैसे हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम्स हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान में बनती हैं सिल्ला वाली के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सिल्ला वाली से अगर ये प्रोडक्ट्स ला रहा हूँ तो यहाँ पर वेंडर जो नेम होगा, जो बनाने वाला होगा, उसका मैं यहाँ पर कंपनी नेम या जो भी आप वो यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। ये जो कलेक्शन वाला ऑप्शन है ना, इसको रखना है अपने फॉर ग्रांटेड। कल के लेक्चर में हमने इसको देखना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शंस, ठीक है, कि कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है शॉपिफाई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप कलेक्शन सेलेक्ट करोगे। सिर्फ इतना जेन में रख लो कि हर आइटम जो है, हर प्रोडक्ट जो है, वो किसी न किसी कलेक्शन में ऐड होगी। कलेक्शन को आप कह सकते हो कैटेगरीज, यू कैन से इट अ ग्रुप, ठीक है। हाँ, ग्रुप ऑफ आइटम्स या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स आप इसको कह सकते हो। तो एक कलेक्शन एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक कलेक्शन ग्रुप ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। कैटेगरीज कह लें, कलेक्शन का जो आप इसका जो सिमेंटिकली देखोगे तो आपको उसका मतलब समझ में आ रहा होगा। तो कलेक्शन को बनाना और कितने टाइप्स हैं वो हम देखेंगे कल। तो मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ कि अगर हैंडीक्राफ्ट का है तो हैंडीक्राफ्ट के लिए मेरी जो कलेक्शंस होंगी वो किस तरह की हो सकती हैं। लाइक ज्वेलरी एक कलेक्शन हो सकती है, उसमें सारी जो आइटम्स होंगी वो ज्वेलरी की होंगी। किचन के नाम से एक कलेक्शन हो सकती है या कैटेगरी, उसमें सारी जो आइटम्स होंगी वो किचन से रिलेवेंट होंगी। इसी तरह और जो कैटेगरीज हो, डेकोरेशन के नाम से हो सकती है, उसमें सारी जो आइटम्स हैं वो डेकोरेशन की होंगी। तो ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस बना के आप रखते हो अपनी प्रोडक्ट्स को। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, होम पेज के नाम से एक कलेक्शन बनी हुई ऑलरेडी, मैं इसको इसी के अंदर ही रख देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी इसमें आ रही है, बल्कि यहाँ से मैं चेक इन कर दूंगा तो ये क्या मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस कलेक्शन के अंदर जा रही है, इस कैटेगरी के अंदर जा रही है। टैग्स आखिरी चीज, ठीक है। अच्छा नूर, मैं इसके बाद आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो टैग्स के टैग, सर्च टैग्स, ये यहाँ पर आपने, ये अगेन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट है। एसईओ से रिलेवेंट कितनी चीजें हैं, आपका टाइटल, टाइटल में आपने देना है कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, और उसके बाद यहाँ पर सर्च टैग्स। सर्च टैग्स ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने गिग के अंदर देखा है, कि जिस तरह गिग को सर्च करने के लिए यूजर्स या क्लाइंट्स आपके क्या टाइप कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स क्या हैं, वो आपने यहाँ पर वो जो कॉन्सेप्ट वहां पर था वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, कि आपके स्टोर के ऊपर आके, जिस तरह अली एक्सप्रेस है ना, तो अली एक्सप्रेस है, यहाँ पर मैं वॉलेट जो है ना वो सर्च करता हूँ। तो मैंने वॉलेट की बेस पे या लेदर वॉलेट या आप कह लो कि कोई भी कीवर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैन वॉलेट, तो मैं कीवर्ड लिखूंगा, उस कीवर्ड की बेस पे वो सारे आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके स्टोर के ऊपर यूज़र जो है ना वो डिफरेंट कीवर्ड्स की बेस पे आपकी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा होगा। तो वो क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं जिनकी बेस पे ये आइटम आप दिखाओगे, उसमें आप ज़रा बताएं, वन बाय वन हर बंदा बताए कि यूज़र जो है वो क्या टाइप कर सकता है आपके स्टोर के ऊपर भी या गूगल के सर्च इंजन के ऊपर भी, इस प्रोडक्ट को देखने के लिए, ज्वेलरी बॉक्स को देखने के लिए सारे सजेशन दें। हाँ जी, सैयद जैन अली, हम कलेक्शन को क्रिएट करेंगे लेकिन वो कल ही करेंगे, क्योंकि चलिए अगर आप अभी टाइम हुआ तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। बताएं जी। हाँ जी, एक तो ज्वेलरी, ज्वेलरी ठीक हो गया, ज्वेलरी आ गया, और जी बताएं। एक ये कीवर्ड आ गया, दूसरा वुडन ज्वेलरी बॉक्स, वुडन ज्वेलरी बॉक्स, और बताएं जी। पाकिस्तानी हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स, पाकिस्तान पाकिस्तान हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स, होम होम मेड, हाँ जी, होम मेड
ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी एंटिक बॉक्स। अच्छा जी, ज्वेलरी बॉक्स के नाम से तो होना चाहिए। और जी बॉक्स और बताएं जी। तो जो ऑल पॉसिबल जो आपके होंगे कीवर्ड्स, सच टैग्स, वो आपने यहाँ पर रखने हैं, ऐड करने हैं। ठीक है, इन कीवर्ड्स की बेस पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट होगी। तो भाई ये कॉन्सेप्ट था, ये सारी वो चीज़ें थी जो कि एक प्रोडक्ट के लिए आपको करना पड़ेंगी। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स भी होगा, ठीक है, जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे वो आपने वो यहाँ पर रख देने। तो भाई आप देखेंगे कितनी चीज़ें हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद इमेजेस आपकी, उसके बाद प्राइसिंग, इन्वेंट्री, शिपिंग, उसके बाद आपकी वेरिएंट्स, उसके बाद एसईओ वाला पोर्शन, और यहाँ पर आपके जो सारी वो आइटम्स हैं वो डिफरेंट उसकी इंफॉर्मेशन। तो ये काम आप करोगे एक प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, अपलोड करने के लिए। अब ये एरर आ रहा है। अब ओहो, ये तो रुला हो गया भाई, शायद ये सेशन एक्सपायर हो गया हो, ये तो बड़ा काम खराब होगा अगर। खैर आपको समझ तो आ गई होगी। इसी तरह आपने काम करना भी। खैर उफ़ो, तो अब ये दोबारा वो सारा कुछ एक्चुअली वो शायद सेशन एक्सपायर हो चुका था, तो अब सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं इसको खैर दोबारा नहीं करूँगा। समझ तो आ गई होगी आपको ना? ठीक है, तो ये सारा काम आपने करना है हर हर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जो आप प्रोडक्ट मैन्युअली अपलोड करोगे, ठीक है, उसके लिए ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करूँगा, ऑलरेडी बल्कि सेव ही है अब। तो 1600,000 मैं सिर्फ यही रखता हूँ, और बाकी एज इट इज़ इसको रहने देता हूँ। ठीक है, यार सेशन जो एक्सपायर है वो तो होते नहीं है वैसे तो, जब तक कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो ख़त्म ना हो जाए या चेंज ना हो। तो अब इसमें ये रोला है कि आपका इंटरनेट की स्पीड की बेस पे आपकी डेवलपमेंट स्पीड जो है ना वो काउंट हो रही होती है। अब मैं चले दोबारा ये चीज़ें नहीं करूँगा। तो ये होता नहीं है, ये मेरे साथ वेरी फर्स्ट टाइम ही हुआ है जब तक पिछले 2 सालों में। तो खैर चलता है। तो इस तरह आपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना। इससे कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो पूछें, वरना मैं अगली चीज़ की तरफ जाता हूँ, जो कि है कलेक्शन। अब आपने जो अपने गिग पैकेजेस के अंदर मेंशन किए हुए हैं, लाइक यहाँ से अगर मैं कोई कोई बंदा अपनी प्रोफाइल का लिंक जो है वो यहाँ से मिले, तो आप सब लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स के अंदर मेंशन किया हुआ है कि आई विल अपलोड 5 प्रोडक्ट्स इन सिंपल पैकेज, इन सिंपल प्लान आई विल अपलोड 20 पैकेजेस प्रोडक्ट्स। तो वो आपको उतनी ही प्रोडक्ट्स इसी तरह इतना सारा कुछ आपको मेंशन करके अपलोड करना पड़ेंगी। मैं आपको एग्जांपल दूँगा, ठीक है? एग्जांपल्स मैं आपको दूँगा, एग्जांपल्स में जो बच्चों ने काम किया है, मैं आपको वही एग्जांपल्स दूँगा। मेरे पास वो लिंक्स पड़े हुए हैं, तो मैं आपसे वो शेयर कर दूँगा। तो आपको आइडिया होगा कि बच्चों ने किस तरह का काम किया हुआ है। वैसे भी आपको मैं कुछ ग्लोबल स्टोर्स के भी लिंक्स आपसे शेयर कर दूँगा मैं, ठीक है? तो बहुत बड़े-बड़े जो स्टोर्स हैं, वो आपके बेस कर रहे होते हैं, आपके शॉपिफ़ाई के ऊपर। अच्छा, कलेक्शन, अगली चीज़, चूँकि टाइम कम है, तो अब्दुल हादी, आप मुझे ये जो चेक करने वाला काम है ना, ये क्लास के बाद, ठीक है, आप शेयर कर देना लिंक, तो मैं देख लूँगा उसको। क्रिएट कलेक्शन, ठीक है? तो कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने जनरली, कि कलेक्शन कह लो, कैटेगरीज़ कह लो, या आप कह लो कि ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है? एक कलेक्शन एक कैटेगरी को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आप मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल कलेक्शन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ज्वेलरी ज्वेलरी के नाम से एक मैंने कलेक्शन क्रिएट की, टाइटल उसका रख दिया मैंने ज्वेलरी।
तो ज्वेलरी आइटम कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, ठीक है। अगेन ये जो है ये जो कलेक्शंस मैं बनाऊंगा, ये सिर्फ मुझे अपने डैशबोर्ड के ऊपर ही नजर आएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये अली एक्सप्रेस है, ठीक है, अली एक्सप्रेस के ऊपर तो मिलियंस में प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस में। तो अली एक्सप्रेस वालों ने किस तरह इन प्रोडक्ट्स को मैनेज किया होगा, थ्रू डिफरेंट कलेक्शंस, थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुपिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये जो वॉलेट होगा ये किसी न किसी कैटेगरी के अंदर उन्होंने रखा होगा अपनी मैनेजमेंट के लिए, कि जहां पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपकी आइटम्स आ जाएं, तो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को रखोगे मैनेज करके, तो आपके लिए आसान होगा सर्च करना या ट्रैक करना, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में ये सारे सेम ऑप्शन है, मैं रिपीट नहीं करूँगा दोबारा। मैं अगली जो चीज़ है जो डिफरेंट है वो आऊँगा। दो तरह की कलेक्शंस आप बना सकते हो, मैनुअल या ऑटोमेटेड, ठीक है। मैनुअल पे क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं, जस्ट आपने क्लिक करना है तो कलेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं डमी यहाँ पर ऐड कर लूँ, हो जा भाई। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे ओब्वियसली। तो कलेक्शन में मैं बताऊंगा मैनुअल कलेक्शन है या ऑटोमेटेड कलेक्शन है। अब मैनुअल और ऑटोमेटेड में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर सबसे पहले मैनुअल को देख लेते हैं। मैनुअल सिंपल कलेक्शन, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है इसको समझने वाली। हाँ, ऑटोमेटेड को जब हम देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन की बेस पे आपको इसकी भी समझ आएगी, ठीक है। तो मैनुअल कोई आपको नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा नज़र, अगर मैं ऑटोमेटेड पे क्लिक करूंगा तो ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैनुअल ही मैं इसको रखता हूँ, और यहाँ पर एक उसकी जो कलेक्शन इमेज है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ ज्वेलरी बॉक्स की। यहाँ पर मैं जनरल सी वैसे तो होनी चाहिए ज्वेलरी बॉक्स के लिए, तो ये ज्वेलरी के लिए, सॉरी, ज्वेलरी में आपकी बहुत सारी और भी आइटम्स होंगी ज्वेलरी बॉक्स के अलावा भी। तो मेरे पास इमेज है नहीं, तो मैं इसी इमेज को ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो क्या होगा कि ये एक मैनुअल कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब अगली जो चीज़ है, मैं अगली एक और कलेक्शन क्रिएट करूँगा, लेकिन वो हम करेंगे ऑटोमेटेड, ठीक है। तो कलेक्शन पे क्लिक किया तो क्रिएट अ कलेक्शन। तो यहाँ पर मैं ज्वेलरी बॉक्स के अलावा और कौन सी कलेक्शन हो सकती है बताएं। बताएं जी, हैंडीक्राफ्ट में एक कैटेगरी तो हो सकती है ज्वेलरी की, और क्या हो सकती है बताएं ज़रा। डेकोरेशन, तो अब इसको मैं रखता हूँ ऑटोमेटेड। वैसे ऑटोमेटेड रखना चाहिए था ज्वेलरी को, चूँकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज्वेलरी से रेलिवेंट है, और आपको मैं समझा देता। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, डेकोरेशन की बजाय इसको मैं ज्वेलरी बॉक्स बॉक्स के नाम से, या तो ज्वेलरी बॉक्स ज्वेलरी की कैटेगरी के अंदर ही मैं सब कैटेगरी बना लेता हूँ, ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी बॉक्सेस के नाम से, ये बॉक्स के नाम से एक कलेक्शन बनाई, उसको मैंने ऑटोमेटेड रखा। ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, इन डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे आप लोग उनको ऑटोमेटेड कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वो डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं वो देखें। अब ऑटोमेटेड और मैनुअल, ये जो दो टाइप्स हैं, इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जो है वो किसी न किसी कैटेगरी में चली जाएगी, किसी न किसी कलेक्शन में चली जाएगी, या मैनुअली हमें खुद बताना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हर बैच के अंदर मैक्सिमम बच्चों को लेट ही समझ आता है, ये ऑटोमेटेड और मैनुअल वाला। आई होप कि आप लोगों को अभी समझ आ जाए। दोबारा सुने, कलेक्शन की जो दो टाइप्स हैं, ऑटोमेटेड और मैनुअल, इनमें जो डिफरेंस है वो इस बात पे है कि जो जब आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे होंगे, जिस तरह हमने पहले ऐड किया, जब आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे होंगे तो क्या हमें मैनुअली बताना पड़ेगा कि भाई हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये फलां 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 कलेक्शन में जाए, मैनुअली बताना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली हम कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दें ऑटोमेटिकली जो वो प्रोडक्ट है वो किसी न किसी कैटेगरी में चले जाए।
क्या मैनुअली बताना पड़ेगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये फलां कलेक्शन में, ये प्रोडक्ट फलां कलेक्शन में, ये प्रोडक्ट फलां कलेक्शन में, मैनुअली बताना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही किसी न किसी एक कलेक्शन में ऐड हो जाएगी, किसी न किसी एक कलेक्शन का पार्ट बन जाएगी। वो किस तरह बनेगी, वो कंडीशंस यहाँ पर हम देख लेते हैं इन कंडीशंस की बेस पे। ठीक है, तो ऑटोमेटेड से मुराद ये है कि जब भी यहाँ पर हम कंडीशंस लगाएंगे, उन कंडीशंस को जो प्रोडक्ट फिल करेगी, फुलफिल करेगी, तो वो जो प्रोडक्ट होगी वो इस कलेक्शन के अंदर आ जाएगी, जिसका नाम अभी हमने क्या रखा हुआ है ज़रा बताएं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनके टाइटल में ज्वेलरी बॉक्स आ रहा है, ठीक है, तमाम कलेक्शंस जिनके, सॉरी वो एंटर हो गया, अच्छा जी, ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनके टाइटल में ज्वेलरी बॉक्स आ रहा है, वो तमाम प्रोडक्ट्स किस कलेक्शन में चले जाएं, इस कलेक्शन के अंदर, जिसका नाम हमने भी ज्वेलरी बॉक्स रखा है। ठीक है, तो ज्वेलरी बॉक्स की कलेक्शन में वो तमाम प्रोडक्ट्स होंगी जिनके टाइटल में कंटेन करेगा ज्वेलरी बॉक्स। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अब इन ऑप्शंस की बेस पे कंडीशंस लगा सकते हो। आप कहते हो कि नहीं यार टाइटल की बेस पे नहीं, प्रोडक्ट टाइप, अगर शायद आपको याद हो हमने ये चीज़ देखी थी कहीं पर, जी बताएं, प्रोडक्ट टाइप हमने कहीं देखा है, कोई देखी देखी चीज़ लग रही है, या कोई रॉकेट साइंस की नई चीज़ आई है, बताएं ज़रा। तो प्रोडक्ट टाइप की बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हो। आप जी प्रोडक्ट वेंडर की बेस पे कंडीशन लगा सकते हो, तो भाई ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनका वेंडर है सिल्ला वाली, तो जिनका वेंडर जो है वो इक्वल टू है सिल्ला वाली, ठीक है, वो तमाम प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन में आ जाएं। ठीक है, अब आपके पास जिस तरह यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइसेस वो ग्रेटर देन हैं 1000 के, वो सारी प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएं। ठीक है, हाँ जी बाबर रियाज, बाकी लोग भी बताएंगे, किसी को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, एटलीस्ट जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो मैक्सिमम लोग, सारे लोग बल्कि आंसर दिया करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं, हाँ आपको समझ में आ रही चीज़ें। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस टैग, प्रोडक्ट टैग हमने देखा है कहीं पर, बिल्कुल देखा है, प्रोडक्ट्स को ऐड करते वक्त ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनका प्रोडक्ट टैग जो है वो इक्वल टू होगा हैंडी क्राफ्ट या ज्वेलरी बॉक्स, या आप कह लो हैंड मेड ज्वेलरी बॉक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंडीशन मैंने लगाई हैं। अब एक कंडीशन हो सकती है, मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, या आपको डिपेंड करता है। इसी तरह बहुत सारी और भी हैं, तो आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इस तरह प्रोडक्ट टाइटल है, तो टाइटल मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, और दूसरे चेक यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो कंटेन करे ज्वेलरी बॉक्स, या वो कंटेन करे, या फिर उसका टाइटल जो है वो इक्वल टू हो। अब इसका तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें इक्वल टू में और कंटेन में, इन दोनों कंडीशंस के अंदर फ़र्क क्या है। कंटेन में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली इसमें होगा कि अगर टाइटल फॉर एग्जांपल है हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स पाकिस्तानी आइटम या कुछ इस तरह का होगा, तो उसमें अगर ये कंटेन कर रहा होगा तो आपकी वो प्रोडक्ट इस कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगी। अगर कंटेन इक्वल टू, तो मतलब कि जो टाइटल है प्रोडक्ट का वो हो ही एग्जैक्ट ये हो, ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनका टाइटल एग्जैक्टली ये हो, वो तमाम प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन के अंदर आ जाएं, तो ये एक डिफरेंट कंडीशन होगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जिसको इस चीज़ की समझ में आ रही है, जितना मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ जी, बिल्कुल ज़ैनब, आप जितनी आपकी प्रोडक्ट्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ, अगर मैंने अगर कलेक्शन क्रिएट करना होती है ज्वेलरी बॉक्स की, ठीक है, तो ज्वेलरी बॉक्स मेरे पास आइटम्स हैं ज्वेलरी बॉक्स की 5 डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर, ठीक है, तो मैं उनके लिए जो कंडीशंस लगाता, वो क्या लगाता कि प्रोडक्ट के टाइटल में कंटेन करना चाहिए आपका ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है।
तो ज्वेलरी बॉक्स की कलेक्शन में मेरे पास 5 डिफरेंट स्टाइल्स में अगर ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, तो कोई यूज़र अगर आके मेरे स्टोर पे लिखता है ज्वेलरी बॉक्स, तो मैं उस ज्वेलरी बॉक्स की बेस पे, ठीक है, वो उसको सब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? या यूँ समझ लें कि अ, जिस जिस आइटम के टाइटल में ज्वेलरी बॉक्स आए, ठीक है, 5 जो आइटम्स हैं वो सारी की सारी एक ही उसको ग्रुप एक एक ही ग्रुप बना के उसको रखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जिस-जिस प्रोडक्ट के टाइटल में कंटेन करेगा ज्वेलरी बॉक्स, वो ऑटोमैटिकली उसका जो ग्रुप बने वो ये वाला बने ज्वेलरी बॉक्स में, ठीक है? तो अब मैं इस पर मल्टीपल भी लगा सकता हूँ कि प्रोडक्ट के टाइटल में तो ज्वेलरी बॉक्स हो, प्रोडक्ट की जो टाइप हो या जो वेंडर है, ठीक है, वो अगेन इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, या स्टार्ट विद हो, एंड विद। अब ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि जो प्रोडक्ट का जो वेंडर है वो स्टार्ट हो रहा हो सिल्ला वाली से, सिल्ला वाली प्रोडक्ट, सिल्ला वाली हैंडमेड प्रोडक्ट, सिल्ला वाली हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, कुछ भी हो सकते हैं। स्टार्ट जो है वो वेंडर का जो स्टार्ट है वो सिल्ला वाली से हो रहा है। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैंने ये कंडीशन लगाई है। आपको मैं कंडीशन एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ, या मैं ऑब्वियसली मैं होता तो मैं कंटेन ही करता कि कंटेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता कि ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनका टाइटल ज्वेलरी बॉक्स में हो और जिनका वेंडर सिलम वाली ही हो, वो तमाम प्रोडक्ट्स, वो चाहे 10 आइटम्स होती हैं, 10 प्रोडक्ट बनती हैं, 50 बनती हैं, वो सारी की सारी इस कलेक्शन के अंदर चली जाए, ठीक है? एक और मैं कंडीशन लगा लेता कि भाई प्रोडक्ट के टाइटल में ये हो, प्रोडक्ट के वेंडर में ये कंटेन करना चाहिए, और क्या करें जी? और इसकी प्राइस, उसकी जो प्राइस है अगर 1000 से ज़्यादा हो, ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं, इन तीनों कंडीशंस को, ठीक है, वो तमाम प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन में चली जाएँ। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो वो तमाम प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली उनका एक ग्रुप बनता जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली कि वो तमाम प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में आ जाएँ, ठीक है? सारी कंडीशंस फुलफिल हों तब भी, या एनी कंडीशन, ये मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो इन 3 कंडीशंस में से किसी कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल होगी, ठीक है? तो वो जो प्रोडक्ट होगी वो इस ग्रुप के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है? ये तो है ऑटोमेटेड, यहाँ पर जो कंडीशंस लगाई हैं सारा कुछ, ठीक है? तो बिल्कुल बासित यानी आप एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो। अब ये तो मैंने कंडीशंस लगा दी यहाँ पर, ठीक है? अब जो मैनुअल और ऑटोमेटेड में जो फ़र्क मैंने आपको बताया था कि वो फ़र्क आपको एक्चुअली नज़र कहाँ पर आएगा। अब आपने क्या किया, आपने कितनी मैंने कलेक्शन बताई हैं, जल्दी से बताएं ज़रा। 2 कलेक्शंस, ठीक है? एक ज्वेलरी बॉक्स के नाम से और एक ज्वेलरी आइटम्स के नाम से। मैंने वैसे इसका इमेज नहीं लगाया, इमेज आप ऑब्वियसली लगा लेंगे। अब मैंने 2 कलेक्शंस बनाई हैं। अब ज़रा बताएं, मुझे आप सारे लोग बताएं कि ये जो ज्वेलरी आइटम्स वाली कलेक्शन थी, ये मैनुअल थी या ऑटोमेटेड थी? और ये वाली ऑटोमेटेड थी या मैनुअल थी, बताएं ज़रा। कौन सी ऑटोमेटेड थी, कौन सी मैनुअल थी? ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। अब इसी प्रोडक्ट को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है, जिसको मैंने ऐड किया है, ठीक है। अगर तो भाई मुझे, भाई अगर तो मुझे ना यहाँ पर मैन्युअली बताना पड़े, वाइल एडिंग अ प्रोडक्ट, वाइल अपलोडिंग अ प्रोडक्ट। अब मैं प्रोडक्ट को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त मैन्युअली बताना पड़े कि ये जो प्रोडक्ट है ये जाएगी होम पेज के अंदर, होम ज्वेलरी आइटम्स के अंदर। अब ये जो ज्वेलरी आइटम्स, ये जो प्रोडक्ट थी, ये जो सूरी कलेक्शन थी, ये मैनुअल थी या ऑटोमेटेड थी? ज़रा आप मेमोरी आपकी चेक करते हैं, कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं। जो ज्वेलरी आइटम्स के नाम से कलेक्शन थी, ये जो कलेक्शन थी ये भाई आपकी थी मैनुअल। सबसे मेन पॉइंट, सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आप, मैक्सिमम लोग आप जिस पे कंफ्यूज होंगे, और अगेन बताने के बावजूद कुछ बच्चे होंगे जो कि कल परसों 2-3 दिन बाद कहेंगे सर जी प्रोडक्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो जो कलेक्शन है ना वो यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रही। अब अगेन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन होगा ये चीज़ जहन में रख लो कि जब यहाँ से आप सर्च करोगे कलेक्शन वाले बॉक्स में, कर्सर एंटर करोगे, तो जो नीचे कलेक्शंस आएंगी वो सारी की सारी आपकी मैनुअल ही होंगी। यहाँ पर ऑटोमेटेड कलेक्शन आपको लिस्ट के अंदर नज़र नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, ठीक है? तो दोबारा, या आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करना,
ठीक है? क्योंकि मैंने मैनुअली बताना है, तो ऑब्वियसली मैनुअली बताना है तो मैनुअल आइटम्स ही, मैनुअल कलेक्शन ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं मैनुअली बता रहा हूँ कि ये जो है ना प्रोडक्ट, ये इस कलेक्शन में चली जाए, मतलब इस कैटेगरी में चली जाए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जब मेंशन कर दिया भाई, तो फिर वो जो आइटम होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। अगर मैं मेंशन नहीं करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको नीचे नज़र आ रहा है कि ये, अगर मैं बाकी सारे काम करता हूँ, इमेज अपलोड किया, मैंने सारा काम किया है, लेकिन ये नहीं मेंशन किया कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस कलेक्शन में जाएगी, तो उस सिनेरियो में ऑटोमेटिकली ये इस कलेक्शन के अंदर जा रही है, आपको नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये कहीं न कहीं इसकी एक कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है, ठीक है? वो कंडीशन कौन-सी है हो सकती है जी, बताएँ ज़रा? ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये किस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है? आई थिंक ये प्रोडक्ट के टाइटल में जो ज्वेलरी बॉक्स है ना, इसको फुलफ़िल कर रही है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन के अंदर चली जाएगी। अच्छा, इस अभी के लिए इतने ही रखते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया 10 मिनट ऊपर यार। तो यहाँ पर एक्चुअली फ़र्क होगा कि अगर मैनुअली बताओगे तो यहाँ पर क्लिक करने से सिर्फ़ मैनुअल ही कलेक्शंस आपको नज़र आएँगी। हाँ, अगर आप मैनुअली नहीं बताओगे तो ऑटोमेटिकली वो किसी न किसी कलेक्शन में चली जाएगी। तो वो कलेक्शन कौन-सी होगी वो डिपेंड करेगा वो किस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है। अपना ख़्याल रखिएगा, इतना काम आपने करना है और आपने अब क्या करना है, मैं ये जो इमेजेज़ हैं ये सारी अपलोड कर दूँगा। आपने एटलीस्ट 20 प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। 20 प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। आपने एटलीस्ट 5 कलेक्शंस क्रिएट करनी है, मैनुअल और ऑटोमेटेड, ठीक है? प्रोडक्ट्स को आपने अपलोड करना है और कुछ प्रोडक्ट्स को आप ऑटोमेटेड कलेक्शन में रखिएगा और कुछ को आपने मैनुअल में रखना है, ठीक है? तो इतना काम आपके ज़िम्मे है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लें, तो मैं उसका आंसर कर दूँगा और कोशिश करेंगे यार क्लासरूम के अंदर आप थोड़ा एक्टिव हों, ठीक है? कितने लोग एक्टिव होंगे? कितने लोग एक-दूसरे की क्यूरीज़ को डिस्कस करेंगे? बताएँ ज़रा। आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप लोग जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है? तो इस तरह काम करेंगे तो चीज़ें सीखेंगे आप, इस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, इस तरह आपका वे ऑफ लर्निंग होगा तो ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाओगे, ठीक है? चलें जी, कल की क्लास में चला मिलते हैं। तो आप लोग आज वाला जो काम है वो लाज़मी कंप्लीट कीजिएगा। 20 प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, दोबारा सुनें, और 5 कैटेगरीज़ आपने 5 कलेक्शंस क्रिएट करनी है, ठीक है? वो आप खुद ही डिफ़ाइन कीजिएगा कि वो मैनुअल होंगी या ऑटोमेटेड होंगी। कोशिश करेंगे कुछ मैनुअल हों, कुछ आपकी ऑटोमेटेड हों। अल्लाह हाफ़िज़।